प्रश्न को किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इसका एक मॉडल्स हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीका से आप बुक स्टडी करके उसे छानने का कार्य करिए। क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की दिशा में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस सम्मेलन में सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? यानी बिहार से बंगाल को अलग किया गया। तो यह पहली मर्तबा कांग्रेस के मंच पर यानी प्रादेशिक कांग्रेस के मंच पर कब गठित किया गया, कौन प्रस्ताव रखा? तो पहली बात है कि 1908 में बिहार में प्रादेशिक कांग्रेस का संगठन हुआ। यह है बिहार के उस समय के महत्वपूर्ण लीडर जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद आप देखिए दीप नारायण सिंह, हसन इमाम, मोहम्मद फखरुद्दीन, ये सभी नेताओं के प्रयास से दरअसल सोनपुर मेला में इसका एक बजाबते सांगठनिक रूप दिया गया था। पटना में जब इसका सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में सबसे पहले प्रादेशिक कांग्रेस का पहला सम्मेलन पटना हुआ, दूसरा भागलपुर हुआ। तो पटना में यह प्रस्ताव रखा गया कि बिहार को अलग प्रांत बनाना है, बंगाल से अलग करना है। यह प्रस्ताव किसने रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। दरअसल बिहार का पहला यही बिहारी थे जो अपने को बिहारी कहे थे। तो जो भी हुआ, इनके मन मस्तिष्क और इनकी विचारधारा से ही सरकार तक ये मैसेज जाता है और ये बिहार प्रांत भी अलग हो जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा कहता है कि कांग्रेस के सम्मेलन में किसने रखा? सच्चिदानंद सिन्हा ने नहीं रखा, ये मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। यहाँ पर उत्तर आता है बी, मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। इस सम्मेलन का यह सम्मेलन 9 से 10 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल 1908 को हुआ। इस सम्मेलन का अध्यक्षता जो है वह हसन इमाम किए थे। अध्यक्षता हसन इमाम किए थे, जबकि ये लोग परम सहयोगी कांग्रेस के मंच पर थे। यहाँ उत्तर मोहम्मद फखरुद्दीन। दूसरा क्वेश्चन है पंडित राजकुमार शुक्ल का परम सहयोगी कौन थे? जिन्होंने चंपारण किसान आंदोलन में उचित परामर्श के साथ महत्वपूर्ण नेताओं से मिलने का सलाह दिया था। यानी पंडित राजकुमार शुक्ल का ऐसा कौन से सहयोगी थे जो पंडित राजकुमार शुक्ल को कैसे कैसे स्टेप बढ़ाना है, कैसे कार्य करना है, उनको एक दोस्त के नाते, एक सहयोगी के नाते भूमिका किसने निभाया था? ए सीतल राय, दूसरा बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी आचार्य जेवी के पलानी और डी महात्मा गांधी। तो पहला बात है कि महात्मा गांधी तो होंगे नहीं, महात्मा गांधी को तो कोई ना कोई मिलने के लिए कहा होगा। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी जो थे वो भी छपरा कांग्रेस सम्मेलन में जब इस प्रस्ताव को रखा गया कि चंपारण किसानों की समस्या गंभीर है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद के प्रयास से ही रखा गया था। लेकिन प्रादेशिक कांग्रेस सम्मेलन में यह कहा गया कि नहीं, ये तो एक स्थानीय समस्या है, इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इससे पंडित राजकुमार शुक्ल काफी दुखी हुए थे। उन्होंने सहयोग किया कि नहीं, इसे हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन जो लखनऊ में होने जा रहा है, यहाँ पर हम प्रस्ताव रखेंगे। तो ये भी एक सहयोगी की भूमिका में काम किया। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सीतल राय एक ऐसा शख्सियत थे जो मठिया लौड़िया के रहने वाले थे। यह पंडित राजकुमार शुक्ला जी का सहयोगी था। इन्होंने ही ब्रजकिशोर प्रसाद से सबसे पहले मिलने को कहा था और ब्रजकिशोर प्रसाद ने फिर उसे महात्मा गांधी तक जोड़ा था, फिर उसे कांग्रेस सम्मेलन तक जोड़ा था। तो इस सीतल राय थे जिन्होंने पंडित राजकुमार शुक्ल को परम सहयोग दिया था, परम सहयोगी था यह सीतल राय। यह थे लौड़िया, मठिया
लौरिया के ये रहने वाले ये शख्स थे। यहां पर होता है शीतल लहर। ठीक है, प्रश्न है 1937 में गठित बिहार में प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने पहली बार सरकार से विक्षुब्ध होकर अपना त्यागपत्र कब दिया था, लेकिन इस त्यागपत्र को वापस लिया। श्री कृष्ण सिंह कब पहली बार त्यागपत्र दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन। लेकिन उस त्यागपत्र में बात था कि वापस लिया गया, और डेट है। एक बात इस चीज को देखिए कि त्यागपत्र तो दिया, तो प्रधानमंत्री पद 1937 में प्रदेश में ही प्रधानमंत्री पद का निर्धारण किया गया था। 1935 के एक्ट में प्रोविजन था। तो यूनिस साहब की सरकार बहुत कम दिन की रही थी, अल्पमत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार गठित करने का फैसला नहीं ले रहे थे। तो ऐसा हुआ कि 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया, यानी कांग्रेस कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि प्रदेश में सरकार गठन करेंगे, कि प्रदेश में सरकार गठन करेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी यह निर्णय लेती है कि जहां जहां कांग्रेस बहुमत में है सरकार बनाएगी। तो 7 जुलाई 1937, यह तो क्वेश्चन आएगा, उत्तर होगा नहीं। 20 जुलाई 1937 को है श्री कृष्ण सिंह की सरकार गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह सरकार गठन किया 20 जुलाई 1937। 15 फरवरी 1938 जो देख रहे हैं, 15 फरवरी 1938 को यह सरकार पहली बार गठन हुआ। 15 फरवरी 1938 को पहली बार राजनीतिक बंदियों के सवाल पर, राजनीतिक बंदियों को सरकार को रिहा करना था, लेकिन बाद में वायसराय ने और प्रधानमंत्री के बीच संवाद होता है कि बंदियों को रिहा कर दिया जाए। तो उस समय जब रिहा नहीं किया गया था, तो 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र दे दिया, फिर लेकिन वापस ले लिया, तब कंटिन्यूटी बने। बाद में सरकार कहा कि ठीक है, उन्हें रिहा कर दिया जाए, तो राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। तो राजनीतिक बंदियों के प्रश्न पर पहली बार श्री कृष्ण की सरकार त्यागपत्र दिए हैं 15 फरवरी 1938 को। 19 मार्च 1938 को यहां कांग्रेस की सरकार बिहार में, या जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने का मूल कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना परामर्श लिए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए शामिल कर दिया था। तो इस आक्रोश में सभी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। तो यहां भी श्री कृष्ण की सरकार ने त्यागपत्र दिया कांग्रेस के आदेश पर कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया था, कर लिया गया था। इसमें भारतीयों को पूछा भी नहीं गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था, इस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये त्यागपत्र देने के बाद फिर वो स्वीकार नहीं किए, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाती है, फिर 1947 की चुनाव हो जाती है। तो 15 फरवरी को दिए गए त्यागपत्र 1938 का जो था, उसमें वो त्यागपत्र दिए राजनीतिक बंदियों पर। सवाल पर जब समीकरण ढूंढा गया, वायसराय ने इस बात को निर्णय लिया, तब जाकर के वापस भी ले लिया, लेकिन त्यागपत्र इसी तारीख को दिया था। चारों डेट महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पर गंभीरता पूर्वक पढ़े नहीं हैं, तो कहीं से क्वेश्चन कुछ भी इधर सुधर हो सकता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री कौन थे? कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी महेश नारायण, सी सरफुद्दीन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1906 में
बिहारी क्लब पहला ये क्लब था जो क्लब निर्णय लेता है और पटना कॉलेज में बिहारी छात्र का सम्मेलन भी होता है। यह 1906 में होता है और यह पटना कॉलेज दशहरा की छुट्टी में, दशहरा की अवकाश में पटना कॉलेज में यह सम्मेलन आयोजित करने को कहा गया। इस सम्मेलन का अध्यक्षता जो था वह शरफुद्दीन ने किया था, लेकिन कलकत्ता में बिहारी क्लब का मंत्री था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही मंत्री थे। यही मंत्री के कहने पर कहा गया, यानी राजेंद्र प्रसाद के कहने पर तब कलकत्ता में जो छात्र थे वह यहाँ पर दशहरे की छुट्टी में आए। दशहरे की छुट्टी में पटना कॉलेज में सम्मेलन होता है। सम्मेलन होने के बाद इस सम्मेलन का अध्यक्षता शरफुद्दीन किया, लेकिन कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जी के कहने के बाद यह पटना में सम्मेलन हुआ। अब यहाँ देखिए कि 1906 में सम्मेलन हुआ। भारत में पहली बार छात्र संगठन एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ इस बिहार प्रांत के गठन के संदर्भ में। यही पहला बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ जो पूरी भारत में पहली बार आयोजित हुई। यह पटना कॉलेज था। तो इसमें शरफुद्दीन अध्यक्षता किए, लेकिन बिहारी क्लब के मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि यह सारी संवेदनाएं सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी का भी था, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से मिले और विद्यार्थी को इसमें आगे बढ़ने को कहा गया। इस सम्मेलन में यह भी निर्णय ली जाती है, पटना कॉलेज में सम्मेलन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि यदि बंगाल से बिहार को अलग नहीं किया जाता है तो हम लोग किसी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाएंगे। यानी सीधी सीधी बात यह था कि एक बिहार प्रांत का गठन हो। बात क्लियर? अब यहां प्रश्न को देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत में भी संसदीय शासन, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या सही है? 4 स्टेटमेंट में से इसका मतलब है कि 3 गलत है और 1 ही सही होगा। ऐसे प्रश्न को तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ करके अपने ज्ञान से उसको यह समझने का काम करें कि हमने अध्ययन किया है वो अध्ययन के आलोक में क्या उचित है, सही है, गलत है। भाषण ऐसे करिए। कहता है विधायिका लेजिस्लेचर न्यायपालिका जुडिशरी के प्रति जवाबदेह है। पहले इसके ग्रासरूट की बात को समझिए कि सरकार का 3 अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। यही होता है। अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से चलती है। अमेरिकी महाद्वीप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कि सरकार का तीनों अंग के बीच में पृथक्करणीय है और यही है शक्ति पृथक्करण। और इसी शक्ति पृथक्करण का जन्मदाता कौन होंगे? मॉन्टेस्क्यू के अनुसार ये तीनों अंग अलग अलग होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर को आप संसद कहते हैं। संसद न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं है जवाबदेह। संसद बहुत से बहुत जवाबदेह जनता पर होती है। जनता उसको सिलेक्शन करती है। जनप्रतिनिधि उसमें हो, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहां पर विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, बशर्ते कि न्यायपालिका के न्यायाधीश संविधान की मर्यादा का हनन करेंगे। संसद ही उसे पद मुक्त का रास्ता दे सकते हैं। विधायिका संसदीय शासन प्रणाली में सुप्रीम होता है। पहला स्टेटमेंट नहीं होगा।
दूसरा कहता है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका को कार्यपालिका जरूर संचालित करता है, लेकिन कहता है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति कभी जवाबदेह नहीं होती है। जवाबदेह तो होती है कार्यपालिका, जो विधायिका को जवाब देना पड़ता है, यह जवाबदेह नहीं है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यदि कुछ मंत्री त्यागपत्र दे देंगे विधायिका को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कभी जवाबदेह नहीं होगा। सरकार में शामिल व्यक्ति जो भी हैं उन्हें 6 महीने के भीतर में दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना होता है। क्या विधायिका भी भारत में कार्यपालिका से भी सुप्रीम है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र दोनों नहीं है, अलग अलग रास्ते नहीं है। ये अमेरिका नहीं है कि जहां दोनों स्वतंत्र होंगे। अमेरिका में स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन संसदीय शासन प्रणाली में यहां पर उत्तरदायी सिद्धांत तो होगा कि भारत में सबसे बड़ी संस्थाएं जो कानून बनाती है, व्यवस्था प्रबंधन करती है, वो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में। संसद में प्रबंधनीय व्यवस्था, प्रबंधन संविधान से होती है, संविधान कानून से चलती है, कानून के संग्रह ही संविधान होती है। बनाने वाला कौन है? विधायिका। इसीलिए इस भारत के संविधान में संशोधन करने का एकमात्र संस्था संसद को अधिकार है। अब कहता है कि यह भी उत्तर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जो भी काम करेंगे देश की आंतरिक और बाह्य नीति में जवाब संसद में देना पड़ेगा। इसलिए संसद में पहला कार्यकाल प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लाया जाता है, चर्चा की जाती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास मत अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए है। इसीलिए विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। विधायिका का कोई सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकती है। सरकार का मंत्री को छोड़ दीजिए, तो जो सरकार के सत्तारूढ़ दल से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो भी सरकार से प्रश्न पूछते हैं। यही तो भारत की संसद है, जो भारत की जनता को उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जवाबदेह है। आप सरकार बना लिए हैं, आप प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपकी सरकार का बहुमत है कि नहीं, व्यवस्थापिका पुष्टि करेगी। इसलिए राष्ट्रपति जब किसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं तो 30 दिनों का अधिकतम समय देते हैं कि आप सदन में बहुमत हासिल करिए। हासिल करना पड़ता है। इसीलिए कार्यपालिका उत्तरदायित्व है व्यवस्थापिका। अब क्वेश्चन संविधान वैसे पड़े होंगे, यदि लोकसभा भंग हो गई सरकार भी त्यागपत्र दे देगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत में नहीं है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि कोई मंत्री पद ग्रहण करते हैं और किसी हाउस के सदस्य नहीं है, उनका त्यागपत्र स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब तक वो सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे उस लोकसभा की अवधि तक मंत्री भी नहीं बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पेश भी हुए हैं। तो कार्यपालिका किस पर उत्तरदायित्व है? विधायिका पर। किस पर? अब इसी क्वेश्चन को ऐसे किया जाए, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका किस किस प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण रखते हैं? तो ये प्रस्ताव में काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, सारा प्रश्न है। ये सारी विषय वस्तु का व्यवस्थाएं हैं जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए उत्तर क्या होगा? डी। अब दूसरा प्रश्न देखिए। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, यह होता है, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकती है। यह व्यवस्था करना किसके अधिकार के दायरे में आता है? यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है, तो है प्रत्येक राज्य में, लेकिन राज्य तो 28 है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य आप बना सकते हैं, संसद बना सकता है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था भी तो संसद का अधीन होगा, तो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होगा। संसद वो प्रबंधन करता है और संसद प्रबंधन कानून से करता है, कानून बना करके करता है। इसीलिए ऐसा कानून बना सकता है कि उस राज्य के लिए 2 या 2 यानी उस राज्य के लिए सन्निकट राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन रख सकता है। यह व्यवस्था करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद के अधिकार के दायरे में आता है। यह व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश के अधिकार में नहीं होगा, राज्य विधानमंडल का अधिकार होता ही नहीं है, राष्ट्रपति का भी अधिकार नहीं है।
व्यवस्था संसद करेगा तो उसका स्थान लिया जाएगा। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन यह प्रबंधन अधिकार संसद के अधिकार में आएगा, संसद, इसलिए उत्तर आता है संसद। क्या बात कर रही है? देखिए, ये स्टेटमेंट आधारित प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 से संबंधित है। अब देखिए, कभी कभी हम लोग आर्टिकल पूरा रट लेते हैं। कुछ लड़का ऐसे भी प्रश्न करता रहता है कि सर आर्टिकल यदि 395 याद कर लेंगे तो संविधान में पकड़ तो हो ही जाएंगे। हाँ, तो हो ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। आर्टिकल रटने से ही पूरा प्रश्न नहीं बनेगा। अब आप जैसे आर्टिकल 167 राज्य संविधान के भीतर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 संबंधित है ए। अब आपको कहीं गौर नहीं करना है इधर उधर, 167 पर ही गौर करना है। मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। ये बात तो पढ़ी होंगे 167 में कि मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि आप राज्यपाल को दे दीजिए। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है कि हमने क्या निर्णय लिया है मंत्री परिषद को राज्यपाल को अवगत करा दें। पहला नंबर एक स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट एक तो सही है। दूसरा कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना के आधार पर राज्यपाल मंत्रियों के कार्य करने पर बल देता है। मंत्रियों का कार्य संविधान के अनुसार चलना होता है। अब कोई मंत्री परिषद किसी राज्य मंत्रिमंडल का कोई निर्णय कुछ भी लेकर के वो राज्यपाल के पास में मुख्यमंत्री जाएंगे, कहेंगे कि ऐसे ही हम शासन करेंगे, तो ये देश के संविधान के अनुसार शासन चलता है ना। ये 167 के प्रोविजन से कहीं दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है। तीसरा कहता है कि मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अपना स्थान का चयन कर सकता है। ये चयन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है कि हमारा मंत्री परिषद कहां पर हम बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री, अब बिहार में रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार पटना से बाहर जाकर के मंत्रिपरिषद की बैठक की है। राजगीर का नाम सुने होंगे, राजगीर में बैठक की। अपना स्थान खुद चयन कर सकते हैं, ये अधिकार उनको पास में है। ये कौटिल्य का भी देश है। कौटिल्य ने कहा कि राजा को उस स्थान पर अपने मंत्रिमंडल का बैठक बुलाना चाहिए जो स्थान निर्जन हो, वहां पर कोई जीव जंतु तक ना रहे, उस स्थान पर हो कि दूसरा आदमी कोई समझ ना सके। कौटिल्य की थॉट, भारतीय राजनीति विज्ञान का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। और राजनीतिक विषय का बात है तो यहां पर ऑलरेडी यह व्यवस्था कहीं ना कहीं कौटिल्य की व्यवस्था से भी हमारा भारत का संविधान अभिप्रेरित हुई है। तो यहां पर मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता का स्थान मुख्यमंत्री अपना चयन कर सकता है, यह अधिकार है स्वतंत्र करने से। और जो निर्णय लिया जाएगा वो भी मंत्री परिषद के निर्णय को लेकर के राज्यपाल को दिए जाएंगे। अर्थात 3 का कनेक्शन 1 से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो कथन क्या हो गया, 1 और 3 सही होगा कि नहीं, 1 और 3 सही होगा, उत्तर होगा सी। उत्तर आया सी। कभी कभी थॉट पर के भी अपनी संविधान को समझा जा सकता है।